आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से पिछले दिनों हमने आने चंबा की जितनी भी विभूतियां हैं उनसे आपसे रूबरू करवाया। हमारे साथ मौजूद है स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी। पहले भी हमने सिटी चैनल पे इनका आपसे इनके रूबरू करवाया था। इनसे पहले हमने अध्यात्म की बात की थी, हमने इनसे ध्यान की बात की थी। लेकिन आपको एक बात और बताते हैं, ये आरटीआई ब्यूरो भी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हमारे चंबा का जो पिछड़ापन है, किस तरह से चंबा का पिछड़ापन ख़त्म किया जा सकता है, क्या वजह रही होंगी, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे जो कार्य हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे ये अवगत हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन पर किस तरह से बातचीत की जाती है। एक बार फिर से सिटी चैनल पे स्वामी जी आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी चैनल का, मीनू केबल का, हेम जी आपका विशेषकर कि आप बार बार मौका देते हैं कि अपने मैं विचारों को जनता के सामने रख सकूं और जनता की राय जो है उसमें मैं जान सकूं। जिस तरह से हमने पहले आपसे अध्यात्म के बारे में जाना, बहुत विस्तृत तरीके से आपने इसका हमें, हमारे जो दर्शक हैं, सिटी चैनल के दर्शक हैं, उन्होंने इसके बारे में जाना। ध्यान क्या होता है, ध्यान किस तरह से, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में आपने बड़ी गहनता से बताया। उसमें बड़े लोगों ने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। अब हम जानते हैं कि आप एक आरटीआई कार्यकर्ता, आरटीआई ब्यूरो भी हैं। बहुत से चंबा की ऐसी समस्याओं से आप अवगत हैं। चंबा एक एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। क्या वजह रही होगी आपकी नज़र में? देखिए, हम चंबा के लोग आकांक्षी ज़िला घोषित होने के बाद हमने बड़ी खुशियां मनाई थी जब हम आकांक्षी ज़िला में नंबर 1 हमें नवाजा गया था। पिछड़ों में हम नंबर 1 होने के नाते हम लोग खुशियां मना रहे थे। क्या कारण है? कभी हम लोगों ने सोचा कि राजाओं के समय में, स्टेट टाइम में चंबा इतना विकसित था। हमारे लोग लाहौर से जाके MBBS करके आते थे। राजा शाम सिंह के समय का हॉस्पिटल है चंबा में, जो भूरी सिंह आपका पावर हाउस है, जो आज भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उत्पादन कर रहा। पूरे चंबा के लिए जल विद्युत परियोजना राजाओं ने वो लागू की थी, जो एशिया में कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पर बिजली जो है चंबा में आई थी। हमारा जो आसमानी निधि कोठी स्कूल है, एशिया के प्राचीनतम स्कूलों में आता है। वहाँ पर अमृत्य सेन के नाना जो है राजा के समय यहाँ पढ़ा चुके हैं, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमृत्य सेन जी हैं। उनको हायर करके उनके नाना जी को चंबा में राजा लोग जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए लेके आए थे। चंबा का आपका थाल का उद्योग, चंबा का आपका शिल्प कला, चंबा की आपकी पेंटिंग, जिसके अंदर विजय चिमयाल जी को चंबा पेंटिंग के ऊपर पद्मश्री तक अवार्ड मिल चुका है। चंबा के वाद्य यंत्र, चंबा का नृत्य, चंबा के संगीत, चंबा का लोकवाद्य हैं, चाहे एंचली है, चाहे आपका मुसादा गायन है। कल्चर के क्षेत्र के अंदर भी चंबा इतना डेवलप था। चंबा के जो चंबा रुमाल हैं, जिनके ऊपर जो है प्रदर्शनी आपकी 26 जनवरी के कार्यक्रम के अंदर उस प्रदर्शनी को वहाँ पर आयोजित किया जाता है। आज क्या कारण है कि चंबा के लोग आजीविका कमाने के लिए उस चंबा चप्पल है, चंबा चुक है, चंबा जरीश है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जिनका एक नाम है, पर चंबा के अंदर उन कलाकारों की अनदेखी हो रही है। वो कलाकार भी अपनी आजीविका के लिए तरस रहे हैं। उस रुमाल के लिए कोई मार्केट नहीं है। इवन के मिंजरों के अंदर भी हमारे चंबा के इन उद्योगों को प्रदर्शित करने के लिए जो 26 जनवरी के कार्यक्रम के अंदर झांकी निकलती है, भारत की विशेष झांकियों में उसमें शामिल किया जाता है, पर चंबा के मिंजरों के अंदर भी उनके लिए स्टॉल उपलब्ध नहीं होते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि चंबा का हमारा पॉलिटिशियन, चंबा का हमारा प्रशासनिक आदमी जो है अपनी शक्तियों के बारे में अवेयर नहीं है। हमारे चंबा के पास क्या कारण है हेम जी कि हम इतनी ज़्यादा प्राकृतिक रूप से, प्रकृति ने हमें इतना सौंदर्य प्रदान किया, इतना कुछ प्रदान किया है, उसके बावजूद भी हमारे जैसे जल विद्युत क्षमता है। चंबा के अंदर एक अनुमान है, अगर पूर्ण जल विद्युत क्षमता का दोहन होना शुरू हो जाए तो चंबा 500 से 600 करोड़ रुपया रॉयल्टी का पर ईयर कमाने वाला है, जिसको बोलते हैं LADF का, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का। मैंने बहुत साल पहले 2010-11 की बात है, जब मैं कार्यालय संचालित करता, 2007 में हमने खोला था, तो हमने एक RTI मांगी थी ऊर्जा सचिव से कि चंबा के अंदर कौन कौन से जलविद्युत परियोजनाएं चल रही है और रॉयल्टी संबंधी सरकार की नोटिफिकेशन क्या है। तो उन्होंने बताया 2006, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10
4 सालों की रॉयल्टी का हमें विवरण दिया। 6-7 से पहले रॉयल्टी नहीं थी, शांता जी ने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने बताया 12+1% रॉयल्टी जो है वो हम हिमाचल प्रदेश सरकार को टोटल जनरेशन का, टोटल उत्पादन का दे रहे हैं। अब 12+1% में भी सरकार ने फर्दर नोटिफाई किया कि हम अब 12 में से भी लोकल एरिया के लिए अपना 10% जो है 1.2%, टोटल बनता है 2.2%। तो ये चंबा के विकास के लिए खर्च होगा LADF का पैसा। तो उस वक्त उपायुक्त महोदय यहाँ देवेश जी होते थे। हमने जब उनसे प्रश्न किया कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, चंबा इतना पिछड़ा क्यों है। एक अनुमान है, अगर जल विद्युत क्षमता का पूर्णता दोहन होना शुरू हो जाए तो 500 करोड़ रुपया चंबा अपने स्तर पर कमाएगा। पांगी के लिए अपने हेलीकॉप्टर होंगे, टनल हम अपने तरीके से, हमें सेंटर और स्टेट दे भी ना दे, साडा हक इत्थे रख, चंबा का पैसा चंबा में खर्च होगा। तो मैं आपको एक अनुमान बताता हूं कि हमारा एम्स स्तर का हॉस्पिटल अपना हो सकता है, हमारे स्टेडियम अपने हो सकते हैं। हमारे आज भी चंबा के अंदर, चंबा आकांक्षी जिला होने के बावजूद भी आज एक उचित स्तर के बस स्टैंड के लिए तरस रहा है। आज चंबा में अभी तक पार्किंग की एक उचित व्यवस्था नहीं है और हम डींगे हाँकते हैं। अभी तक कूड़े का प्रबंधन चंबा में प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जबकि विश्व पूरा कूड़े की समस्या से प्रभावित है, पर चंबा में अभी तक यकुरा स्थित कूड़ा सेंटर के अंदर गंद डालने के लिए कूड़ा फेंका जाता है। पूरे शहर का कूड़ा इन पंचायतों के अंदर 12 पंचायतों को डिस्टर्ब करने के लिए फेंका जाता है। बार बार हमने अपील की, NGT के अंदर भी गए, परंतु चंबा के अंदर अभी तक ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं और हमारे पिछड़ेपन का कारण हमारी जागरूकता नहीं है। हमारा यहाँ का पॉलिटिशियन जब कोई मंत्री बन जाता है तो सरकार का गुलाम हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि अपनी शक्तियों को पहचानो और इस आवाज़ को उठाओ। आइए हम साथ चल के हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका दायर करते हैं और चंबा का हक चंबा को दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात, बड़ी गहरी बात है। हमने एक प्रश्न किया था कि उस वक्त के माननीय अध्यक्ष तुलसी राम जी ने 45 लाख रुपए DAV स्कूल भरमौर को दिया। जब RTI में मैंने सूचना मांगी तो तुलसी राम जी का नोट लगा हुआ था कि भरमौर में CBSE जैसे उत्कृष्ट पाठ्यक्रम का कोई स्कूल नहीं है, इसलिए भरमौर के अंदर जो CBSE पाठ्यक्रम का स्कूल है DAV को 45 लाख पे दिए जाएं। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया था कि भरमौर में 45 लाख रुपए अगर सरकारी स्कूलों के लिए देते तो 90 स्कूलों में 50,000 के कमरे बन जाते हैं। आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो तुलसी राम जी ने मेरे से बात की तो मैंने उनको बोला, बाबूजी आप एक जिम्मेदारी भरी सीट पर बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं हिमाचल के, और आप बोलते हैं CBSE अगर उत्कृष्ट पाठ्यक्रम है, तो मैंने कहा फिर HP बोर्ड हमारे बच्चों को बेवकूफ़ के लिए बनाए, बेवकूफ़ी के लिए खोले हुए हैं। तो अगर ये पैसा आपने 45 लाख रुपए DAV स्कूल को दिया, जबकि उनका प्रॉफिट मोटिव है, वो कोई वेलफेयर करने के लिए नहीं आए हैं, DAV स्कूल लाभ कमा रहा है, सरकारी स्कूलों को ये पैसा देते आप, वो लाडा का पैसा था, लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको DC जो है वो डिस्पर्स करता है। तो जब बाद में एक और तथ्य सामने आया कि चंबा का 76 लाख रुपया चौधरी चंद्र कुमार जी यहाँ से ज्वाली स्कूल के लिए लेके गए। बोलने का मतलब विनाश चंबा में हुआ और विकास ज्वाली में हुआ। चोट मेरे पैर पर लगी और पट्टी आपके सिर पर हुई। तो चंबा का हमारा जो यहाँ के 5 MLA थे, जो भी थे उस वक्त के MLA थे, मंत्री थे, उन लोगों की चुप्पी से चंबा का विकास का पैसा जो है वो स्टेट के विभिन्न भागों में खर्च होता रहा और हम लोग जो है आकांक्षी जिला का रोना रोते रोते आज हम उसका जश्न मनाते मनाते बैठे हैं कि हम आकांक्षी, हम पिछड़े हैं, और पिछड़े जिलों के लिए कोई भी सरकार के पास योजना नहीं है। अब चंबा के बारे में अगर आप बात करें, आप चंबा बाहर से टूरिस्ट आता है, वो पूछता है कि चंबा का थाल कहाँ है, चंबा का रुमाल कहाँ है, चंबा की चुख कहाँ है। तो धन्य हो बेचारे वो चोफड़ा जी जिन्होंने वेल्स की फैक्ट्री खोली है, चुख वहाँ मिल जाती हैं। अब चंबा का मदरा क्या है, चंबा के क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं। तो चंबा के अंदर एक हेरिटेज शहर जो 1100 साल पहले, जिसका हम सहस्त्राब्दी समारोह मना चुके हैं, चारों तरफ से उसका भूस्खलन का शिकार हो रहा है। आप देखो चौगान मोहल्ला, आप देखो कश्मीरी मोहल्ला, आप चलो पक्का टाड़ा, आप चल जाओ हटनाड़ा मोहल्ला, आप चल जाओ पादरी हाता, सारी जगह से वो शहर जो है वो नीचे जा रहा है, डे बाई डे नीचे जा रहा है। 1100 साल पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर बसे, आपका वो गिरजाघर, आपका वो चर्च। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के पास? हेरिटेज बिल्ड, प्रपोज्ड हेरिटेज 100 साल पुराना कोई भी मोनूमेंट जो है उसको हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंदर माना जाता है। शिमला की 100 साल पुरानी रेलवे लाइन को हेरिटेज घोषित किया गया। चंबा के हमारे प्रयासों के बावजूद आपकी जेल उखड़ गई, आपका जो
आग लगने से जो तबाह हुआ था पोस्ट ऑफिस है ना, उसको तबाह कर दिया। चंबा का पुल उखाड़ दिया गया। आस्ते आस्ते चंबे के हाइडेंट पड़े हुए हैं, उनका कोई चलने की स्थिति में नहीं है। जहाँ पर ही पानी की सुविधाएं थी, शहर को बड़े वैज्ञानिक ढंग से राजाओं ने बनाया था। तो आज मैं बोलता हूँ चंबा के अंदर ये जो त्रासदी हो रही है, चंबा के अंदर ये जो विनाश हो रहा है, इसके पीछे पॉलिटिकल विल की कमी है। राजनीतिज्ञों ने कभी चंबा के बारे में सोचा ही नहीं। चंबा के बारे में उनको पता ही नहीं कि चंबा का विकास किस रूप से करना है, और ना ही चंबा शहर, एक छोटा सा शहर जो 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरा शहर जो घूम जाता है, उसके लिए कोई मास्टर प्लान सरकार के पास है। जबकि सेंटर इतना पैसा देता है हेरिटेज प्रॉपर्टी को। आपको बताऊं मैं, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन चंबा आए थे, चंबा के हेरिटेज को देखने आए थे, और जिस बिल्डिंग में वो ठहरे थे सर्किट हाउस के अंदर, आज वो 100 साल पुराना मोनूमेंट्स है, आज वो प्रपोज्ड हेरिटेज में है। परंतु चंबा का चुगान हो गया, चंबा का खोखों का शहर बन गया, चारों तरफ खोखे लगे हुए हैं। इन खोखों को हाईकोर्ट में विजय चम्याल पद्मश्री जी गए हुए हैं इस खोखों को उड़ाने के लिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच के अंदर एक कार्य चला हुआ है। हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने शहर को और शहर की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। आज चंबा में हर कोई आदमी कूड़ा फेंकना चाहता है, पर कूड़े फेंकने की समस्या आज देखो रश पड़ा हुआ है। जैसे आपके अभी करवा चौथ आने वाला है और पुलिस वाले चालान कर रहे हैं, जबकि आपके पास पूछो कि कमेटी के पास कोई जगह है गाड़ी को लगाने के लिए। अगर शॉपिंग करनी है तो जो हमारे चंबा का व्यापार यूनियन है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। यूनियन क्यों बनी कि आप यार, जो लोग आपके पास खरीदारी करने आए हैं, गाड़ी कहाँ लगाएंगे अगर उनके चालान होंगे तो? प्राइवेट पार्किंग ना होती, कहीं 1-2 जगह रुआगढ़ में है, कहीं है, तो चंबा में एक अभी तक पार्किंग नहीं है। शहर के लोग अपने घर के बाहर सड़कों में जाम लगा के गाड़ियां लगाने के लिए मजबूर हैं, पर चंबा के अंदर अभी तक कोई आवाज़ इसको नहीं उठाता। इन नेताओं के अगर कॉलर पकड़े जाएं, इन नेताओं का अगर घेराव किया जाए, ये नेता जो हाथ जोड़ के आपके पास वोट मांगने आते हैं, इनसे पूछा जाए भाई, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे आपका पार्षद है, चाहे आपका MLA है, चाहे BJP से है, कांग्रेस से है, विकास के कार्य के अंदर हम लोगों को समझौते नहीं करने चाहिए। और इस चंबा का जो अस्तित्व है कल को विलीन हो रहा, चंबा फैलने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा चंबा इतना कमाऊ पूत होने के बावजूद राजाओं के समय में देखो आपका पुल। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि कुल मिलाकर जो राजनीतिक बिल है, जो राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति बहुत कम है। क्योंकि 1908 की बात करें तो 1908 में चंबा को स्मार्ट सिटी बनाने की बात मानते थे। स्मार्ट सिटी बाहर के जो लोग थे यहाँ चंबा आके देखते थे कि चंबा में किस तरह विस्तृत तरीके से राजाओं ने वो उसको बसाया है। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है कि जो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो डंगे देने और ट्रांसफ़र करने तक है इनकी। किसी के डंगे लगा दिए, कहीं पर MPW रखे जा रहे हैं, मल्टीटास्क वर्कर उनके लिए अप्रोच कर दी। परंतु जो एक योजनाकार होता है, योजना बना के शहर के और शहर से लेकर गाँव तक सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य काल देख लो। आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी हम बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। अभी तक हमारे गांव के अंदर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल के बच्चे और जच्चा बच्चा डिलीवरी के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आता है। और हम लोग जो हैं इतने बेकार हो चुके हैं, हम लोगों की जो एक इच्छा शक्ति थी लोगों की भी, वो भी मर चुकी है। वो सोचना बंद कर दिया उन्होंने कि ये हमारा राइट है, मौलिक अधिकार है, हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। इन लोगों ने किया क्या है? क्या ये लोग ट्रांसफ़र करने के लिए बैठे हुए हैं? इनके पास कोई ना कोई योजना ही नहीं है हम लोगों को। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चंबा के अंदर इतना हिमालय परिक्षेत्र है, एक चंबा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बताओ कोई, क्या किसी ने आवाज़ उठाई कि चंबा के अंदर एक उद्योग? बद्दी परमाणु के अंदर तो लोगों को रोजगार मिलेगा, पंजाब के साथ है। क्या ये जो फैक्ट्रीज़ है कि चंबा में नहीं लग सकती? अगर आकांक्षी जिला है, यहाँ पर अगर हमारी फैक्ट्रियाँ लगती हैं और पॉलिटिशियन अगर चाहे यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करवा के, वहाँ पर हमारे जो लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं उन लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। क्या चंबा का बच्चा एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाता है? कहीं पर हाइड्रो यूनिवर्सिटी खुल गई, कहाँ पर, जहाँ पर हाइड्रो के ऊपर आप उनको पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर एक भी नदी नहीं है और हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है। कई लोगों से बात होती है, आप जो जिक्र किया कि इंडस्ट्री का जिक्र किया, तो कई लोगों से जिक्र, हमारा भी इस बात पे कई बातचीत हुई लोगों से, तो उनका यही कहना था कि यह कनेक्टिविटी की बहुत कमी है, यहाँ से पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे तो उसको मार्केट में ले जाने में भी हमारा काफ़ी खर्चा होगा। तो ये भी कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आपको पता है, औद्योगिक प्लान के तहत ना 70% सब्सिडी देती थी सरकार, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 70% जो है उस सरकार जो है उसका खर्चा बहन कर रही थी। तो उसका लाभ उठाया लोगों ने, जिन्होंने लाभ उठाया उन्होंने काम नहीं किए हैं।
इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है, इंडस्ट्री एरिया के अंदर कितनी इंडस्ट्री चल रही है हमारे यहाँ पर, इसका ख्याल करो। देखो ना, लोगों ने अपने लाभ के लिए इंडस्ट्री एरिया को बेच रहे हैं सारे के सारे लोग। परेल में भी है, एक सुल्तानपुरा में भी हाँ, है। दोनों जगह है, वो बेच रहे हैं। पर मैं उन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी स्तर पर बड़ी, जैसे बद्दी और परमाणु में है, ऐसी इंडस्ट्री अगर यहाँ पर आती है और सरकार जो है इन आकांक्षी जिलों के अंदर खर्च करते, जब आपका ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं मिलती है तो उसके लिए सरकार विशेष रूप से पैकेज ऐलान किया। औद्योगिक पैकेज शायद हिमाचल का बढ़ गया है, कई सालों तक ये पैकेज रहा, जिसमें फ्रेट में आपको विशेष रूप से पैकेज के तहत सब्सिडी मिलती थी। कितने ट्रक आते हैं, 70% फ्रेट जो है वो गवर्नमेंट आर्थिक औद्योगिक पैकेज के रूप में आपको देती थी। तो मैं ये बोलता हूँ कि चंबा में जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी चंबा में नहीं खुल सकती है। आयुर्वेद की जितनी जड़ी बूटियाँ उसका भंडार है चंबा। आपके यहाँ से कितना सामान बाहर जाता, चाहे वो नाग छतरी है, चाहे आपकी गुच्छी है, चाहे किण्स है, चाहे नानी है। तो जब यहाँ पर आपकी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी अनुसंधान केंद्र यहाँ पर खुलेगा तो एक तो बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पर यहाँ रहेगा। परंतु मेरी बात सुनो, हमारा बच्चा, आकांक्षी जिले का बच्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ाई ले पाता है, जहाँ पर स्कूल की सुविधाएं प्रॉपर नहीं है। आप हॉस्पिटल में देख लो, आप तो पत्रकार हैं, आपको हॉस्पिटल के हाल का पता है। ये रेफरल हॉस्पिटल बन गया है, इतने सालों से काम चला है, हर कोई क्रेडिट लेता है। एक बोलता है कि हमने हॉस्पिटल खोला, एक बोलते हैं मेडिकल कॉलेज हमने खोला। आज देखो, अभी तक आपके वहाँ पर जो MRI की मशीन है वो अभी तक एक भी MRI नहीं हुई है। आपका ट्रामा सेंटर मिंजरों में आनन फानन खोल दिया, 10 करोड़ रुपए उसको हो गया, अभी तक ना बिजली है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ है, सिर्फ आपको आई वॉश किया जा रहा है। आपके पास यहाँ देखो कितने स्पेशलिस्ट है और कितनी OPD है, कितने लोग मजबूरी में यहाँ जा रहे हैं। तो फिर हमारे बेवकूफ़ बनाने के लिए हॉस्पिटल खोल दिया। गाँव के अंदर आप चल जाओ, PN चला रहे हैं, PSC को PN के हवाले दवाइयाँ दी जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। यार हमारा बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं तो बोलता हूँ इन MLA को पूछो, इन पार्षदों को पूछो, इन प्रधानों को भी पूछो, जो आदमी राजनीति में जुड़े हैं। और अगर हम आवाज़ उठाएंगे, मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, अगर हम लोग अपनी आवाज़ को लेके जागरूक हो जाएंगे और इस चैनल के माध्यम से, इसमें आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर हम जुड़ते जाएँ, 1-1-11 होता है, इस तरीके से अगर एक चेन बनती है तो हम इस आवाज़ को जरूर उन सोए पड़े लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे, जिनके कानों में बोलते हैं जूं नहीं रेंगती है, मजबूर होकर वो सुनेंगे। मैंने आपसे कई बार चर्चा की है, आप भरमौर जाते हैं, भरमौर में 2000 साल प्राचीन मंदिर हैं। किसने बनाए हैं? वो कौन वास्तुकार थे? 1600 साल प्राचीन भगवती छतराड़ी में माता का मंदिर है, और जो मंदिर में गए होंगे उसने उस भाव से उस मंदिर को नहीं देखा। आप भगवती को अगर देखेंगे ना, भगवती के हाथ में उल्टा कमल है, सांप है, ऊपर वाली जो ऊपर की वो बने हैं उनके नक्शा बना है, तो वो 9 चक्कर बने हुए नवग्रह के प्रतीक है, 12 राशियों के 12 पिलर पर वो बना है। जो भगवती का बाहर वाहन है वो भी 5 पशुओं का एक पशु है। इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे भगवती बसी, किसने उस मंदिर को बनाया, कौन वास्तुकार था? जो 50 साल पहले, 26 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो छतराड़ी को रोड भी नहीं था। कौन ऐसे आर्किटेक्ट हुए जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया, जिस मंदिर के बारे में आज भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो भरमौर का जो बछुआ है उसकी ढलाई आज भी संभव नहीं है। शिव का जो बछुआ जो अंदर से खोखला है, कई लोगों ने PhD की उसके ऊपर। धर्मेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, जिसको विश्व का एकमात्र धर्मराज महादेव का मंदिर बोला गया, अगर मैं ये बोलता हूँ भरमौर के 84 मंदिरों को भी, जो कि 3-4 मंदिर तो उसके अंदर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टिव मोनूमेंट्स हैं, अगर उसको हम लोग जो है विश्व पर्यटन के नक्शे पर ला ही नहीं पाए हैं। अगर आध्यात्मिक टूरिज्म को विकसित किया जाए तो विश्व का एकमात्र धर्मराज महादेव का मंदिर है भरमौर के अंदर, इतना पर्यटन होगा कि लोगों को काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, चाहे टैक्सी वाले हैं, चाहे आपके गाइड हैं। ये राम मंदिर की तरह, और जैसे मणिमेश के दौरान लोग आते हैं ना, सिर्फ ये राम मंदिर की तरह और कृष्ण जन्मभूमि की तरह जो है विश्व का एकमात्र, जैसे पुष्कर में एकमात्र मंदिर है भगवान ब्रह्मा जी का, वैसे धर्मराज महादेव का, जहाँ बतरणी नदी भी है और जहाँ पर चित्रगुप्त का स्थान भी है, और इस मंदिर के अंदर लखना देवी का टेम्पल देखो क्या कार्विंग हुई है। आप हैरान हो जाएंगे, भरमौर को उस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। वहाँ पर गुप्त गंगा है, 7 धाराएं एक जगह से निकलती है। तो उस तरीके से भरमौर का जो जनजातीय क्षेत्र है उसको अगर हम दिखाएं
प्रॉपर तरीके से। और हमारी विल नेताओं के अंदर, चाहे भरमौर के नेता हों चाहे चंबा के नेता हों, इसको विश्व पर्यटन जो आपका आध्यात्मिक पर्यटन है उसके नक्शे पर अगर भरमौर को उभारा जाए तो पूरे चंबा के अंदर इतना टूरिस्ट आएगा कि हम लोगों को जल विद्युत से तो पैसा मिलता है उसकी रॉयल्टी का, परंतु पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल में बहुत सारे पैसे आने की संभावना है। और इसके लिए इनको एक प्लान के तहत काम करना पड़ेगा, नेताओं को प्लान की तरह का। याद रखना, हम गरीब नहीं है, चंबा गरीब नहीं है, चंबा बिल्कुल आकांक्षी नहीं है। आकांक्षी बनाया आप लोगों की इच्छा शक्ति ने, आप लोगों ने इसको आकांक्षी जिला घोषित कर दिया और हम बड़ा इसका जश्न मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। कभी सोचना कूड़ा फेंकते वक्त कि मैं उस चंबा शहर के अंदर रहता हूं जहां पर कूड़ा फेंकने के लिए भी उचित प्लेस नहीं है। कभी गाड़ियों को पार्क करने गांव वालों आप आते हैं तो आवाज़ उठाना, पुलिस वालों से पूछना कहाँ लगाएं गाड़ियां। हमारे पास शहर के अंदर एक उचित पार्किंग भी नहीं है। आप ऑफिस के अंदर चले जाओ, इस तरीके के ऑफिस बने हैं, इससे बेस्ट पांगी और किलाड़ में ऑफिस हैं। हमारे ऑफिस के अंदर भीड़ देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, एक कुर्सी के साथ दूसरी कुर्सी चिपकी हुई, लोग काम क्या करेंगे। तो आज मैं बोलता हूँ चंबा के अंदर सब कुछ होने के बाद फिर मैं वही अपना श्लोक बोलूँगा जो शास्त्रों में है, तपम ताप्यत रावी तीरे पिंड दानम गया तीरे दानम ददाती कुरुक्षेत्र मृत्यु मोक्षे जाह्नवी तटे। तप और ध्यान का मतलब रावी तट पर था। शिव क्रोत्री नामक स्थान से प्रोषणी वैदिक काल की नदी माँ इरावती, माँ प्रोषणी, माँ रावी निकलती है। बड़ा बंगाल में तो इतिहासकार मानते हैं, हम तो बोलते हैं शिव के चरणों से निकली। हड़सर में हरि का सरोवर, अस्थियाँ वहीं लोग प्रवाहित करते हैं। षडमुख के नाम पर खड़ामुख पड़ा जहाँ पर कार्तिकेय ने तप किया है। रामानंद सरस्वती थी त्रोचल महादेव में हुए, धूम ऋषि वार्ग में हुई, मोदगल ऋषि आपके मुगड़ा में हुए, पीर जमाल साहब आपके राजपुरा में हुए, गुग्गा पीरनाथ मंत में बहुत बड़ा नाम राजनगर में हुए, श्रीचंद बाबा श्री नानक जी के बेटे शिला में उड़ के चंबा आए जो कि श्रीचंद जी का गुरुद्वारा आज भी वहाँ पर विराजमान है। क्या विश्व भर के लिए सिखों के लिए वो आस्था का केंद्र नहीं है जहाँ पर श्रीचंद बाबा आए थे? पर हमने इसको बताया कहाँ? क्या टूरिज्म लाभ का कारण नहीं हो सकता हिमाचल की सरकार के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए रोजगार पैदा नहीं कर सकता? कौन करेगा रोजगार पैदा? इसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ एक है, चंबा की जो मोनूमेंट्स हैं इनको हेरिटेज के अंदर डलवाओ। चंबा का चौगान हमारा हेरिटेज है, चंबा का हमारा श्रीचंद जी का जो शिला में जो शिला आज विराजमान है। तो दुनिया भर के सिखों को मैं बोलता हूँ कि आओ इस स्थान को देखने के लिए आओ। ये स्थान सचमुच बड़ा अद्वितीय, बड़ा सुंदर और सचमुच आध्यात्मिक स्थल है। भरमौर के अंदर जो 2200 साल प्राचीन, 2000 साल प्राचीन जिस समय के वहाँ पर मंदिर विराजमान है, उन मंदिरों की अगर व्याख्या करना लगूँ तो पूरा दिन लग जाए। वहाँ पर एक एक जो चक्का है वो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ रखा गया है। 50 साल पहले हेम जी या 60 साल पहले भरमौर में जाना इतना दुर्गम था। वो 60-70 क्विंटल का शिवलिंग कौन उठा के ले आए, जबकि वो काला पत्थर मकराने से पहले नहीं मिलता है। तो हम तो बोलते हैं इसको साक्षात विश्वकर्मा ने बसाया। चंबा जो नगरी है, चंबा सचमुच अचंबा है, परंतु हमें अचंबित जो है आज का पॉलिटिशियन कर रहा है। और इसलिए हम पिछड़े हैं, आकांक्षी हैं। प्रकृति ने हमें पिछड़ा नहीं रखा था, हमारी इच्छा शक्ति ने हमें पिछड़ा रखा है। आज लोगों को जो ये आते हैं ना नमस्कार करके ऐसे वोट मांगते हुए, इनके मुस्कुराते हुए चेहरों के अंदर झांकना, एक बहुत ही गंदा आदमी बैठा हुआ है। इन नेताओं से बचो और इनसे प्रश्न करो कि क्या कारण है इतने सालों के बाद भी मेरे को सड़क नहीं मिली और सड़क अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चंबा में जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, तो पूरी दुनिया में इस तरह के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और चंबा में अगर चंबा शहर की बात करें, मात्र 1 किलोमीटर का दायरा जिसे मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर के दायरे में आपको वहां पर राष्ट्रपति अवार्ड से और पद्मश्री मिल जाएंगे। तो प्रोटेक्शन जो हमारे यहाँ जो क्षमता है बहुत काफ़ी है, लेकिन इसका जो विस्तार जिसे कहते हैं आप, जिसका प्रचार प्रसार वो बहुत कम हुआ है। जैसे चंबा थाल की आपने बात की थी, चंबा थाल का प्रचार बहुत हो चुका है पूरी दुनिया में, लेकिन जो इसके कारीगर हैं बहुत से कारीगर हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ पर वो अपनी दुकान को लगा सकें, लोगों को बता सकें। तो इस तरह से बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। इसके लिए योजना तो प्रशासन को और चंबा के नेताओं को बनानी चाहिए ना सर। देखो, एक जो भारद्वाज जी जिनको पद्मश्री मिला था, वो एक बड़े गरीब आदमी और पौन वाद्य है, पौन माता बोलते हैं हम, एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाते हैं। उस वाद्य यंत्र को किसी ने सुना तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर उस धुन को, उनकी बजाई धुन को बजाई गई, उसके बाद उनको पद्मश्री मिला। विजय चमियाल जी जो चंबा के राष्ट्र पद्मश्री अवार्डी हैं, वो एक बड़े जिसको बोलते
पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बड़ी डाउन टू अर्थ फैमिली थी, उनके फादर ट्रांसपोर्ट के अंदर ड्राइवर थे। वहाँ से उस आदमी ने उठ के अपने स्तर पर इस कला को जीवंत किया और आज दुनिया देखो, पूरे हिमाचल में टाकरी और देवनागरी लिपि के एकमात्र ज्ञाता है और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। टीना अंबानी और गुलजार जैसे लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग लिस्ट में है। और आपकी आर्ट गैलरी जो वहाँ पर है मुंबई में, कलकत्ता के म्यूज़ियम में, उनका अपना एक आर्ट गैलरी रखी गई है विजय चमियाल जी के नाम पर। हमारे लिए चंबा में स्वाभिमान की बात है जब उनके पास विदेशी आके कई दिनों तक चित्रकला की ट्रेनिंग लेते हैं, पर प्रशासन को पता ही नहीं उसके बारे में यहाँ भी कोई आदमी है ना। और सबसे बड़ी बात है, विजय चमियाल जी अपना गुरु किसको मानते थे? मास्टर असगर जी को। ये हमारी तहजीब थी गंगा जमुना, क्योंकि उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, तो आज भी मानते हैं उनको। अब दुर्भाग्यवश असगर मास्टर जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो चंबा के अंदर जिन लोगों ने प्रयास किए, जिन लोगों ने आगे जाने का कार्य किया, उन लोगों की प्रेरणा से हम अपने चंबा को और अच्छा बना सकते हैं। इन लोगों के योगदान है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान होनी चाहिए। इनको छोड़ो आप, इनके साथ साथ जो थाल बनाने वाले हैं, ऊपर गौरव जैसे इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, ये प्रकाश जी जैसे इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, उनकी कहाँ पूछ हो रही है? जबकि हमारे थाल यहाँ से भेंट होके जब ये G20 सम्मेलन हुआ, उसके अंदर उन लोगों को ये चंबा का थाल भेंट किया गया, ये रुमाल भेंट किया गया, परंतु जो बनाने वाला कलाकार है वो उपेक्षित है। आज चंबा की चप्पल को कौन सा, वो जैसे कोल्हापुरी चप्पल को मिलता है ना मार्क, कौन सा बोलते हैं उसको, जी हाँ, तो वो चंबा चप्पल को मिल चुका है। पर चंबा चप्पल का कारीगर देखो बेचारा उसी तरीके से जी रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि सरकार और प्रशासन का भी इनको सहयोग मिलना चाहिए, अत्याधुनिक मशीनें मिलनी चाहिए, श्रम कार्यालय को इनके ऊपर विशेष रूप से कार्य करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से ये कला आगे बढ़ सकती है उस तरीके से इसको बढ़ने का अवसर मिले, रोजगार का अवसर मिले और चंबा को नाम, चंबा का नाम और चंबा के पर्यटन को और दिशा दी जा सके, ताकि हमारे ऊपर जो आकांक्षी जिले का ठप्पा लगा है ये जल्दी से जल्दी हटे। चंबा में क्यों नहीं एम्स स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए? हम आज भी एक फ्रैक्चर हो जाए तो हमें यहाँ से टांडा जाना पड़ रहा है। सारे आपके जो पठानकोट के हॉस्पिटल हैं चंबा के बदौलत चल रहे हैं, चाहे टैगोर है, चाहे अमनदीप आपका जलंधर का टैगोर है। चंबा में अगर हार्ट की समस्या आ जाए तो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, या कहीं आपके पास पैसा तो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारा पॉलिटिशियन तो अपना इलाज बाहर कराएगा, परंतु आम जनता के लिए, जिनके लिए वो वोट मांगते हैं, जिनके लिए वो आगे चल के काम कर रहे हैं, देखो ये चीज़ें बुनियादी हैं। शिक्षा बुनियादी है, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर आप चले जाओ, हमारे बच्चों को, टीचरों को घुमाने के लिए सरकार योजना बना रही है, बाहर घूम के आओ, सेमिनार लगाओ, बैंकॉक जाके आए, करोड़ों रुपए उनके पर खर्च किया, पर क्या सरकार ने पूछा कि जो वहाँ सीख के आए उन्होंने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया? 5वीं के बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं आ रहा है स्कूलों में अभी तक, और वो बच्चा, फिर हम कल्पना करेंगे वो गरीब का बच्चा जो है कल को कम्पीट करेगा PMT, UPSC, 5वीं में अभी तक अक्षर ज्ञान नहीं है। आप जरा कल अगर आपके पास है मत, कल मेरे साथ चलो, मैं कई स्कूलों के अंदर आपको ले जाता हूँ। आप अपने सामने BPO को बुला लो, वहाँ के DPO को बुला लो, उन स्कूलों के अंदर बच्चों की परीक्षा लेके देखो, फिर उन टीचरों के लिए क्या दंड का प्रावधान है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सभी मास्टर गलत हैं, परंतु मैक्सिमम स्कूलों के अंदर जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, जो SSA से ट्रेनिंग हो रही है, जो बाहर जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, बैंकॉक इत्यादि जगहों में एक्सपोजर के लिए, बैंकॉक में काहे का एक्सपोजर लेने गए थे वो, सिंगापुर में, वहाँ पर कौन सी टीचिंग का एक्सपोजर लेके आया, उनका चुनाव कैसे हुआ, किस बेस पर हुआ, उनका क्या क्राइटेरिया था? ये नहीं किसी नेता ने रिकमेंड कर दिया इनको ले जाओ, किसी टीचर यूनियन ने रिकमेंड कर दिया इनको ले जाओ। फिर जब वहाँ पर गए तो उसको अपने स्कूल में कैसे इंप्लीमेंट किया, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसके ऊपर क्या चेक आया? गवर्नमेंट ने 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, हिमाचल गवर्नमेंट ने। मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये बोलता हूँ उसके रिजल्ट भी सामने आने चाहिए। एम्बुलेंस चलती थी, अब एम्बुलेंस आपकी 25 किलोमीटर में सब खटारा और ख़राब पड़ी है, लोग बुलाते हैं एम्बुलेंस से पहुँचती नहीं है। शिक्षा का आपका ये हाल, स्वास्थ्य का आपका ये हाल, और फिर कमाऊ पूत, फिर हम इतना कमाने वाले हैं। तो आज का मेरा आपके माध्यम से बैठने का और ये जनता को संबोधित करने का जो आपने मेरे को मंच प्रदान किया, इसका तो मैं एक पहले तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, इस माध्यम से जनता से अपील है कि जागो भाइयों और अपनी आवाज़ को उठाओ। बड़ी जल्दी हम LADF को लेके और लाडा को लेके जो है, जो लोगों में बंदरबाट पंचायतों में लाडा का पैसा दिया जा रहा है, उसको अंकुश लगाने के लिए हम हाई कोर्ट का मार्ग ले रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से जो मैंने विचार रखे, अपने विचार निष्पक्ष होके, शांत तरीके से, क्रोधित तरीके से, जिस तरीके से ही बोलना चाहते हैं, मेरे को राय के रूप में ज़रूर देना कि हम अगर ऐसा करें, जो चंबा विकसित हो सके, चंबा के लिए कोई प्लान दो और उस प्लान के अंदर हम साथ
मिलके चलते हैं और इसके लिए हमारे पास एक ही विकल्प है। इन पॉलिटिशियनों के पास हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। हम माननीय हाई कोर्ट के अंदर हमें भारत के संविधान के ऊपर और भारत की न्याय प्रक्रिया के ऊपर पूरा विश्वास है और इस चीज़ को लेके, इन सुविधाओं को लेने के लिए जो हमारे मौलिक अधिकार है, हमें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप अपनी राय जरूर देना, निष्पक्ष होकर देना और बिल्कुल बुलंद होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने तो जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर आपने कहा कि उनके पास कोई विज़न नहीं है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट की बात आपने की। सरकार मूलभूत सुविधाएं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर आप चंबा की बात करें तो आप पिछले सीज़न का बजट देखें, पिछले सत्र का बजट देखें तो काफ़ी खर्चा हुआ है। ग्राम पंचायतों में जाओ आप, वहाँ पर सड़कों के लिए काफ़ी खर्च हुआ। अभी भी आज की ही खबर है कि सड़कों के लिए काफ़ी बजट जो आने वाला है, कई जगह सड़कें बनी हैं। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन आप कहाँ कमी समझ रहे हैं? सरकार प्रयास कर रही है लेकिन वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्या समझते हैं आप इसकी चीज़? देखो, पंचायतों के माध्यम से इतना पैसा आया था, मनरेगा के तहत इतना पैसा आया, एक पंचायत ने 5-5 करोड़ भी खर्च किया। लोगों की आय बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ी तो स्वाभाविक उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। पेइंग कैपेसिटी बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से बाज़ार के अंदर थोड़ी रौनकें भी आई हैं, सीमेंट की दुकानें भी बढ़ी हैं, सरिये की दुकानें भी बढ़ी हैं, मजदूरी भी ज़्यादा हुई है। पर जो उसके अंदर भ्रष्टाचार था, क्योंकि मैं पंचायतों के बहुत पीछे पड़ा था उस वक्त, हमने बड़ी सारी सूचनाएं एकत्रित की। जैसे एक पंचायत की हमने सूचना एकत्रित आई, बड़े पहले की बात है, अब तो थोड़ा मनरेगा के अंदर अंकुश लग गया है। तो एक रोड बना था, सुनारा पंचायत की बात है, सड़क निर्माण द्रोबी से पुन्ना 4,95,000 का दिसंबर में रोड बना। जब हम उस सूचना को पढ़ रहे थे आगे तो फिर आया, मैंने कहा चलो बड़ा होगा 4,95,000 का। फिर मेरा माथा ठनका, फरवरी में रोड बन रहा है, पहले था द्रोबी से पुन्ना, फिर लगा सड़क निर्माण पुन्ना से द्रोबी। कोई, मैंने कहा ये क्या, एक आने के लिए रोड है कि जाने के लिए? जब मौके पर सर्वे टीम पहुंची, जब जांच की गई तो न द्रोबी से पुन्ना था न द्रोबी था। फिर जब मेला की हमारी सूचना आई तो मेला में आरडी थी, सड़क निर्माण दूड़े के बूटे से लेकर धमन के बूटे तक। अब ढूंढो आप, कहाँ है दूड़े का बूटा, कहाँ धमन का बूटा। सब जो व्यवस्था में कमी थी, आज उसके ऊपर अंकुश लगा है। पहले डंगे पुराने नापे जाते थे, अब वो जियो टैगिंग हो गई है, उसको फ्रीज़ किया जाता है, मटेरियल को फ्रीज़ किया जाता है, परंतु आज भी लीकेज है। आज लीकेज, जैसे मैंने उस दिन प्रश्न उठाया था कि जो वेंडर आपने रखे हैं गाँव के अंदर, अब वो वेंडर जो पत्थर सप्लाई कर रहा है, तो माइनिंग तो बैन है, तो माइनिंग कहाँ से करता है, कहाँ से पत्थर ला रहा है, कहाँ से रेता ला रहा है वो? और उसने जो पत्थर जहाँ बाज़ार में मिल रहा है उससे सस्ते रेट पर उसने भर दिया, क्योंकि उसको जीएसटी का फ़ायदा हो रहा है, जीएसटी काटता है। तो ये जो वेंडर कर रहे हैं वो जीएसटी जमा ही नहीं हो रही है, ना उसके पास एम फॉर्म है। अगर एम फॉर्म है तो क्रशर वाला कितने की एम फॉर्म दे रहा है जहाँ करोड़ों के पत्थर जा रहे हैं, और पत्थर कहाँ से आ रहा है? तो ये प्रश्न भी मैं गंभीरता से उठाना चाहता हूँ कि आज अगर अंकुश लगा है तो इसके ऊपर भी प्रशासन सोचे। आने वाले समय के अंदर ऐसी चीज़ें ही, चारा घोटाला बनती है, पूरा बिहार को डुबा दिया उस चारे घोटाले ने, और हिमाचल के अंदर भी घोटाले निकलेंगे। ये काम हो रहे हैं। जैसे कमेटी को उठाया था हमने, तो कमेटी के अंदर क्या हो रहा था कि कोटेशन के ऊपर ही काम करोड़ों के बांट दिए जा रहे थे। तो हमने प्रश्न उठाया, विजिलेंस ने इसको उठाया। बाकी विभागों में D90 प्रथा चली हुई है, जबकि वो आपदा प्रबंधन के लिए था, हमने उसको भी उठाया। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो ये आप बोलते हैं ना कि भ्रष्टाचार लोगों का राइट बन गया है। ठेकेदार बोलता है पैसे नहीं देंगे हम, 2% और जो लोग कमीशन मांगने वाले हैं वो अपनी तनख्वाह की तरह कमीशन को अपना राइट समझते हैं। इतना % ड्राइंग ब्रांच में जाएगा, इतना % फलां ब्रांच में जाएगा, इतना % फलां ब्रांच में जाएगा। डिपार्टमेंट में पता है इसमें कंजर्वेटर का कितना शेयर है, इतना पैसा ऊपर से आया, इसमें डीएफओ कितना शेयर होगा, इसमें आरओ का कितना होगा, इसमें फलाने का कितना होगा। रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर हमने बड़ा ज़्यादा काम किया था। कैंपा के अंदर क्या हो रहा है, आप फॉरेस्ट में चले जाओ, जितने रकबे लग रहे हैं अभी, जितना पैसा आया, कल मैं RTI मांगू तो बोला स्वामी फिर पीछे पड़ गया। भाई जी, हर जगह इन्होंने इतना करप्शन की हद है। आप इनको देखो, जो ये आपके पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये लोग किस तरीके से हमारे पहाड़ों को चीर के हमारे फॉरेस्ट एक्ट की जिस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं। इनकी डंपिंग साइट थी, कहाँ इसको फेंक रहे हैं, पेड़ों का अवैध कटान किस तरीके से हो रहा है, विभाग के पास पैसे आ जाते हैं। और मैं बोलता हूँ विकास के नाम पर विनाश लीला रची जा रही है। और इसके लिए अगर सरकार ने विभाग बनाए हैं तो उनको खड़े होकर काम करना चाहिए। लोग इल्ज़ाम लगाएंगे स्वामी पैसे खाता है, स्वामी को बोलना बड़ा आसान है। आप मत खाओ, आप आओ, आप करो काम। RTI अगर मैं मांग सकता हूँ तो आप भी मांग सकते हैं। क्या उन्होंने गलत नहीं किया है? ब्लैक मेल करते हैं, ब्लैक होगा तो मेल करेगा कोई। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, किसी ने खा लिया जी, उसने पैसे ले लिए होंगे, चुप हो गया।
इसलिए मैं बोलता हूँ हम लोगों को जागरूक बन के, जैसे मंडी के लोग जागरूक हैं, कुल्लू के लोग जागरूक हैं, ऐसे चंबा के लोग अगर जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति, उनको चाहिए एक जामवंत जो हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाता, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो मैं जामवंत बन के कार्य कर रहा हूँ। अगर शक्तियाँ जागेंगी तो हम जरूर चंबा के लिए एक अच्छा और अचंबा और विकसित चंबा की कल्पना कर सकते हैं और मेरे को साकार होते जरूर नजर आती है। तो ये स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी हैं। पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो अध्यात्म और ध्यान के बारे में, आज जो थे चंबा के बारे में बात की, बहुत जानने को मिला, क्योंकि ये आरटीआई कार्यकर्ता है और इनके पास बहुत से विभागों के कच्चे चिट्ठे भी पड़े हुए हैं। आने वाले समय में वो भी हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद जो है किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन जो बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी, ताकि आप लोग भी जागरूक हों। स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी, आपसे बात की हमने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेम जी, मीनू भाई जी, सिटी चैनल, आपका सबका जो आपका प्रयास है, जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ निकट भविष्य में एक चंबा के अंदर रेवोल्यूशन, एक क्रांति को पैदा करेगा, जिस दिन सारे हनुमान जामवंत के वचन सुनेंगे और जाग उठेंगे। उनको एक प्रेरणा का काम आपका मंच प्रदान करता है। आपका बहुत 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 धन्यवाद।